हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की। 2 क्लास में कंप्लीट किया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट्स रह गए, जैसे ह्रास या समाप्ति कैसे हुई सिंधु घाटी सभ्यता की। जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं उसको। सिंधु घाटी सभ्यता के ह्रास की बात करेंगे और ताम्र पाषाण संस्कृति की बात करेंगे, जो 2800 से 900 BC के दौरान रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का समाप्ति या उसका ह्रास कैसे हुआ। विभिन्न लेखकों का मत रहा है, अलग अलग उनका अलग अलग मानना था कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ। तो पहला जो बाढ़ से मानते हैं लोग, या फ्लड से, बाढ़ आने की वजह से सारे नगर क्या है, बाढ़ में डूब गए। क्योंकि सारे नगर क्या थे, मेनली नदियों के किनारे ही बसे थे। ओके, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था यूपीएससी में इस साल, इस वर्ष 2023 के, कि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगर नदियों किनारे ही क्यों बसे थे, क्या कारण थे। तो बाढ़ से जो समाप्ति की बात की जाती है, वो बात की जाती है, जो मत दिया जाता है वह है जॉन मार्शल, मैके और SR रे। ये 3 लोग हैं जो बाढ़ से मानते हैं कि बाढ़ फ्लड आने की वजह से सारे नगर डूब गए और इनकी समाप्ति हुई। मार्शल, मैके और SR रे, याद रखेंगे, सूची दी जा सकती है मिलाने के लिए। नेक्स्ट है कि आर्यों का आक्रमण, जिसे मानते हैं कि हम मध्य एशिया से आए, कुछ विद्वान मानते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आर्य आए, तो उन्होंने आया, इनके ऊपर क्या किया, आक्रमण किया। ओके, तो इससे क्या है, इस सभ्यता के लोगों का समाप्ति हुई, ह्रास हुआ, समाप्त हो गए। ये मानना आर्यों का आक्रमण के वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का ह्रास हुआ। या मार्टिमर वेलर और KN सिंह, मार्टिमर वेलर और KN सिंह 2 लोग विद्वान है, कैनेडी लेखक। उनका मानना है कि महामारी फैली सिंधु घाटी सभ्यता में, स्थलों में, वहां के स्थलों में। इस वजह से क्या है, महामारी से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। अगले विद्वान हैं, लेखक के व्यक्ति हैं अर्लेस्टाइन और AN घोष, अमलानंद घोष। इन लोगों का मानना है कि क्या, जलवायु परिवर्तन हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, इसकी वजह से ये सभ्यता क्या है, खतरे में आ गई और इसकी समाप्ति हो गई। अर्लेस्टाइन और अमलानंद घोष। नेक्स्ट है राइकस, डेल्स और लैम्ब्रिक। राइकस, डेल्स और लैम्ब्रिक, इनका मत था कि जो भूतात्विक परिवर्तन हुए, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। भूतात्विक परिवर्तन का सिद्धांत, थ्योरी किसने दी, राइकस, डेल्स और लैम्ब्रिक ने। नेक्स्ट है कि प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता भी एक कारण हो सकती है सिंधु घाटी सभ्यता के ह्रास में, समाप्ति में। यह मानना था किसका, जॉन मार्शल का। तो जॉन मार्शल 2 मत देते हैं, एक प्रशासनिक शिथिलता का और दूसरा फ्लड, बाढ़ का। ओके, और वहीं WF एल्बोराइट क्या मानते हैं कि इनके विदेशी जो व्यापार थे, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, विदेशी व्यापार, मेसोपोटामिया, फारस के देशों में, उत्तरी सीरिया तक व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता का। इसमें व्यवधान आया, गतिरोध आया, उसकी वजह से क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का समाप्ति हुई या ह्रास हुआ। यह मानना है WF एल्बोराइट का। तो हमने बात की ये 6-7 मतों की, जिनको और उनके मत देने वाले व्यक्तियों की। इसको याद रखेंगे क्योंकि सूची वाइज पूछे जा सकते हैं, सूची मिलाने के लिए दी जा सकती है, या क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। ये तो बात हो गई सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन की, समाप्ति की, ह्रास की। 2 फैक्ट्स और हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, कि हड़प्पा सभ्यता जो नाम दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, जॉन मार्शल द्वारा। जॉन मार्शल द्वारा हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। इस सभ्यता को हड़प्पा नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले खुदाई में स्थल प्राप्त हुआ वह हड़प्पा ही प्राप्त हुआ था, इसलिए हड़प्पा के नाम पर ही क्या है, हड़प्पा सभ्यता रखा गया। बाद में चूंकि यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी थी, इसलिए इसको बाद में क्या, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। एक फैक्ट और है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता किसको माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। याद रखेंगे, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है।
तो इस तरह हमने ये टॉपिक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है वो हमने समाप्त कर लिया है 2 लेक्चर में, आज का तीसरा लेक्चर में। ठीक है, मेनली चीजें हमने कवर कर ली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलेटेड। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद की बात करें चालकोलिथिक एज की, ताम्रपाषाणिक स्थल की, इसका जो कार्यकाल रहा वो कब तक रहा? 2800 बीसी से 900 बीसी तक। बीसी चूंकि उल्टा चलता है, ओके। ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उसे 1 ईस्वी माना गया, 1 AD के करीब। उसके पहले को बीसी माना गया, बिफोर क्राइस्ट बर्थ मानते हैं। ठीक है, तो उसके पहले 2800 से 900 बीसी ताम्रपाषाणिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या है? ताम्रपाषाणिक काल का समय है। इसको ताम्रपाषाणिक काल या चालकोलिथिक कल्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में तांबे के बर्तन और पाषाण दोनों के उपयोग किए जा रहे थे, पाषाण का भी और तांबे का भी, दाबे का भी। ठीक है, इसलिए इसको ताम्रपाषाणिक स्थल भी कहते हैं, ताम्रपाषाणिक काल भी कहते हैं, क्योंकि 9 पाषाण काल का भाग है। 9 पाषाण काल में क्या था? मृदभांड और गैर मृदभांड के आधार पर 9 पाषाण काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है, और अंतिम काल में मृदभांडों का अध्ययन से ही क्या है? ताम्रपाषाणिक काल का पता चलता है। तो इस तरह प्रागैतिहासिक मानव द्वारा, मतलब जो पुराने मनुष्य थे, पूर्वज थे, उनके द्वारा जो पहली धातु प्रयोग की गई प्रागैतिहासिक काल की बात करें, तांबा थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का यूज हुआ, तो भी कब? तांबा और टिन मिलाकर कांसे का बनाया गया था। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी, याद रखेंगे, तांबा। ओके, ताम्रपाषाणिक संस्कृति से रिलेटेड जो फैक्ट्स हमें ज्ञात होते हैं या जिनके हम बात करते हैं, जानकारी हमें मिलती है। एक राइटर है बीजी चाइल्ड, नाम याद रखेंगे, बीजी चाइल्ड। बीजी चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चे वाले नहीं है, ये राइटर है बीजी चाइल्ड। इनकी पुस्तक है कौन सी? व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, याद रखेंगे बुक का नाम, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, ये इनकी बुक का नाम है। तो इस बुक में इन्होंने क्या, ताम्रपाषाणिक पाषाण काल की तांबे के प्रयोग के आधार पर, उसके लाभ के आधार पर जानकारी मिलती है हमें बीजी चाइल्ड के। व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री पुस्तक को याद रखेंगे, नाम किसकी, किस राइटर की है। ओके, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कुछ सभ्यताएं और भी चली, संस्कृति और भी चले, कल्चर चले, जो नाम लिखा हुआ है यहां पर, और ये अपने आप में क्या है? भिन्न थी स्थानीय विभिन्नता के आधार पर, रहन सहन, खान पान, बर्तन के प्रयोग और भी चीज़ों के घर बनाने से, यानी जो स्थानीय विभिन्नताएं थीं उसके आधार पर ये सभ्यताएं या संस्कृति कह सकते हैं, सभ्यता नहीं संस्कृति का भी क्या है, चलती रही। ठीक है, 900 BC तक। तो कुछ की बात करेंगे हम, आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, रंगपुर संस्कृति और जोरवे संस्कृति। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं आहार संस्कृति। आहार कहाँ, संस्कृति कहाँ विकसित हुई? बनास नदी के किनारे। बनास नदी कहाँ पर है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान। ठीक है, तो जो आहार संस्कृति थी वह कहाँ थी? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, बनास नदी के तट पर। बनास नदी के एरिया में बात करें, उसके अगल बगल क्षेत्र में। ठीक है, तो इस बनास नदी के अगल बगल यह आहार संस्कृति विकसित हुई थी। इसको आहार भी कहते थे, लेकिन आहार कहते हैं, आहार। ठीक है, तो बनास संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो आहार है, ये आहार, इसका पहले नाम क्या था? ताम्बवती, यानी कि तांबे के बर्तन जहां मिलते हैं इसको क्या कहते थे? ताम्बवती। प्राचीन नाम इसका ताम्बवती था, तांबे के बर्तनों वाला नगर
तांबे मेनली राजस्थान में तांबा पाया जाता था, ठीक है, अभी भी पाया जाता है। इसको आहार की संस्कृति का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती, ठीक है। दूसरी जो बात करें हम, कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति 2450 से 1700 बीसी, और आहार संस्कृति कब थी? 2800 से लेकर 1500 बीसी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल है, ठीक है। तो 2450 से लेकर 1700 बीसी कायथा संस्कृति। तो कायथा संस्कृति कहां है? शायद कहां विकसित हुई? कायथा संस्कृति जो विकसित हुई, एमपी का जो उज्जैन क्षेत्र है, उज्जैन क्षेत्र, छोटी काली सिंध नदी के क्षेत्र में, छोटी काली सिंध नदी, छोटी काली सिंध नदी के क्षेत्र में कायथा, ठीक है। तो कायथा संस्कृति उज्जैन में छोटी काली सिंध नदी के एरिया में कायथा संस्कृति का विकास हुआ था 2450 से 1700 बीसी। नेक्स्ट जो मालवा संस्कृति है, नाम में ही मालवा है। मालवा कहाँ है? पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, ओके। याद रखेंगे मालवा संस्कृति कहां थी? पश्चिमी मध्य प्रदेश। मालवा संस्कृति कब से कब तक है? ड्यूरेशन क्या है इसका? पीरियड 1900 से 1400 बीसी, ठीक है, 1900 से 1400 बीसी। नेक्स्ट है रंगपुर संस्कृति। रंगपुर संस्कृति का जो काल है वो कब से कब तक है? 1700 से 1400 बीसी। रंगपुर कहां था? गुजरात में। प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, प्रीवियस लेक्चर में, गुजरात में। तो 1700 से 1400 बीसी रंगपुर, गुजरात। क्या कार्यकाल है इसका? 1700 से 1400 बीसी। नेक्स्ट जो बात करें, जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति 1400 से 900 बीसी। और जोरवे संस्कृति कहां पर है? महाराष्ट्र में विकसित हुई थी। जोरवे, महाराष्ट्र। जोरवे संस्कृति से रिलेटेड कुछ स्थल है, जैसे इनाम गांव। इनाम गांव बड़ी बस्ती थी, ठीक है। नेवासा, तो इनाम गांव का संबंध ताम्र पाषाणिक स्थल से है, और उसमें भी किससे? जोरवे संस्कृति से। ये दो नाम याद रखेंगे, इनाम गांव और नेवासा। जोरवे संस्कृति 1500 से 900। दैमाबाद की बात की थी हमने सिंधु घाटी सभ्यता में, वो भी महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पर, ठीक है। बड़ा स्थल था दैमाबाद भी, गोदावरी में 20 हेक्टेयर में करीब। तो महाराष्ट्र में इनाम गांव और नेवासा। इनाम गांव से क्या है? गोलाकार गड्ढे वाला मकान प्राप्त हुए हैं। कौन से? गोलाकार गड्ढों वाला मकान, ठीक है। नेवासा से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, पटसन, ठीक है। नेवासा से पटसन का अच्छा साक्ष्य, और इनाम गांव से क्या था? गोलाकार गड्ढों वाला मकान, घर। गोलाकार गड्ढों वाले मकान। इनाम गांव बड़ी बस्ती थी, ताम्र पाषाणिक काली में 20 हेक्टेयर, जिस बात की हमने। और इनाम गांव से रथ चलाते मनुष्य, तांबे की क्या है? और यहां से क्या प्राप्त हुआ था हमें? इनाम गांव से तांबे की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं 4। रथ चलाते मनुष्य का, किसका किसका? रथ चलाते मनुष्य का। रथ चलाते मनुष्य का, और हाथी, हाथी का, रथ चलाते मनुष्य का, हाथी का, और किसका? गैंडे का और सांड का। गैंडे
गैंडा और सांड, ये सारी मूर्तियां किसकी हैं? तांबे की। क्योंकि हम तांब पाषाणी काल की बात करें तो सारी मूर्तियां किसकी हैं? तांबे की। कहां से प्राप्त हुई हैं? इनाम गांव से। याद रखेंगे। ये तो बातें हो गई हमारी चारकोलिथिक एज की। तो इसका महत्व क्या है चारकोलिथिक या ताम्र पाषाणिक संस्कृति का? याद रखें क्या महत्व है। तो आज जो हम वर्तमान समय ग्रामीण समाज देखते हैं उसकी नींव इसी काल में पड़ी। कैसे? हमने वैदिक युग पढ़ेंगे जब, तो वैदिक युग के बारे में जानते हैं हम क्या, कि ग्रामीण संस्कृति थी वैदिक युग। तो इसी युग में क्या है? पाषाण ताम्र पाषाणिक संस्कृति में ही क्या है? आधुनिक या वर्तमान भारतीय ग्रामीण समाज की नींव पड़ी। क्या पड़ी? वर्तमान ग्रामीण समाज की नींव पड़ी। एग्जाम्पल ले लो, वैदिक युग। वैदिक युग कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण समाज की। ओके। और जो वर्तमान में आज हम देखते हैं कर्मकांड व आचार व्यवहार, वो भी क्या है? इसी युग की, इसी काल की देन है। विशिष्ट प्रकार के इसमें चित्रित मृदभांड भी बने। ठीक है। और इन मृदभांडों में टोंटीदार कलश भी था। क्या था? टोंटीदार, टोटी जो लगती थी। डंडीदार चषक भी था। चषक मतलब प्याला। कटोरे प्राप्त हुए हैं। टोटीदार पात्र प्राप्त हुए हैं ताम्र पाषाणी का स्थल से। और बड़े संचय पात्र भी मिले हैं, बड़े बड़े बर्तन जिसमें हम क्या है? इकट्ठा रख सकते हैं। ठीक है। टोंटीदार कलश, याद रखेंगे, टोंटीदार कलश। तो और कर्मकांड आचार व्यवहार इसी काल की देन है। विशिष्ट प्रकार के चित्रित निर्माण की बात की हमने। और ताम्र पाषाणिक स्थल में क्या? आयताकार वृत्ताकार घर भी बनाए जाते थे। आयताकार और वृत्ताकार घर बनाए जाते थे, नरकुल व मिट्टी के। संस्कृति कैसी थी ताम्र पाषाण काल की? मातृ देवी और वृषभ की पूजा की जाती थी। इनकी संस्कृति में था, कल्चर था, मातृ देवी और कृषक वृषभ की पूजा की जाती थी। वृषभ मतलब बैल की। ठीक है। जैसे दैमाबाद की हम बात कर रहे थे, गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में है दैमाबाद। दैमाबाद में एक चित्र मिला है। दैमाबाद में एक देवता का एक पात्र पर चित्र मिला। ठीक है। बर्तन पर पात्र पर चित्र मिला है, जिसके अगल बगल क्या है? बाघ हैं, जीव जंतु हैं और पक्षी हैं। पक्षियों से वो देवता क्या है? घिरे हुए हैं। जिसका अनुमान लगाया गया है कि ये क्या कौन से देवता हैं? शिव, भगवान शिव या शिव पशुपति की क्या है? ये प्रतिमा है। तो एक जो पात्र मिला है, एक पात्र पर देवता की तस्वीर, देवता की आकृति कह लें, जिसका संबंध शिव पशुपति से किया जाता है। ओके। अग्निकुंड प्राप्त हुए, यानी कि अग्नि पूजा का प्रचलन था या अग्नि पूजा का अनुमान भी लगाया गया है। ठीक हो। अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल से बात करें तो जगह है बिठूर। कहाँ है बिठूर? बिठूर है आपका कानपुर में। ठीक है। बिठूर है आपका कानपुर में। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात करें, बिठूर कानपुर में क्या ऐसा साक्ष्य मिला है? कांटेदार बर्छा मिला, तांबे का कांटेदार बर्छा। ठीक है। याद रखेंगे ताम्र पाषाणिक स्थल में बिठूर एक ऐसा स्थल है जो कानपुर शहर में है। बिठूर तांबे का कांटेदार बर्छा की प्राप्ति हुई है। ओके। बर्तन है बर्छा। खेती की बात करेंगे, खेती कैसी थी? गेहूं, जौ, चावल। ठीक है। इनाम गांव से क्या है? चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इनाम गांव से, याद रखें, किस ताम्र पाषाणिक स्थल से चावल का साक्ष्य मिला है? तो कौन सा है? ताम्र पाषाणिक स्थल इनाम गांव। ओके।
तो गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज ज़्यादा थे उनके पास। मोटे अनाजों की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, जो वर्तमान में भी क्या है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनसे बने भोजन के लिए क्या है, ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, कुल्थी, ठीक है, और हरे मटर भी मिले। हरे मटर की खेती होती थी, हरे व काले चना की खेती होती थी। तो ये खेती में क्या थे, ये सारे उनकी फसलें थी। मिलेट्स याद रखेंगे, रागी का। व्यापार की बात करें तो कंगन, चूड़ियां भी ताम पाषाणी का स्थल में बनते थे, व्यापार होता था। सीपियों का व्यापार होता था, कौड़ियों का व्यापार होता था। सोने का, हाथी दांत का क्या है, व्यापारिक महत्व था, व्यापार होता था। ये तो सारी बातें हो गई हमारी व्यापारिक खेती, ठीक है, ताम पाषाणी स्थल से रिलेटेड। ये दो टॉपिक बचे थे छोटे से, सिंधु घाटी सभ्यता और ताम पाषाणी संस्कृति की। आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे वैदिक युग की, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।